Hello friends, I hope you are doing well. Welcome to the Mutual Fund Master Series brought to you by one and only your FinBuddy. Now before going forward, last chapter 2 में हमने different types of mutual funds के बारे में जाना था और वहां पर प्राइमरली हमने देखा था कि दो कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड जहां पर कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज करता है और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड्स जहां पर किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिस्टम उस पर्टिकुलर इंडेक्स को कॉपी करने का ट्राई करता है जिसके लिए भी वो पैसिव फंड है। तो इसमें कुछ लोगों का डाउट था कि उस वीडियो में मैंने जितने भी म्यूचुअल फंड्स की बात की, जैसे इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप फंड्स हो गए, मिड कैप फंड्स हो गए, स्मॉल कैप फंड्स हो गए, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, चिल्ड्रन फंड, रिटायरमेंट फंड, तो ये जितने भी फंड्स की हमने बात की थी वो एक्टिव के साथ साथ पैसिव कैटेगरी में भी है। इनफैक्ट कोई भी फंड एक्टिव एंड पैसिव दोनों कैटेगरी में हो सकता है। किसी भी फंड में अगर कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो कि आपके पैसों को मैनेज कर रहा है, रादर अगर वो कोई सिस्टम द्वारा किया जा रहा है तो वो पैसिव फंड के कैटेगरी में ही आएगा। आई होप दिस ब्रिंग्स क्लैरिटी टू यू। नाउ कमिंग बैक टू चैप्टर 3, आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन टेक्निकल पैरामीटर्स को जिन्हें हमें जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग आवर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में सिर्फ पास्ट के 1 या 3 साल के रिटर्न दे करके इन्वेस्ट करने से नहीं चलेगा। आपको इन बेसिक पैरामीटर्स का भी नॉलेज होना जरूरी है जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन ले सके और आगे जाकर के अपने डिसीजन पर रिग्रेट ना करें, कन्विक्शन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 3 ऑफ म्यूचुअल फंड मास्टर सीरीज इन्वेस्टिंग। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पैसों को मैनेजेस करने के लिए उनके जितने भी रिसोर्सेज रखते हैं, उसमें जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो एक टोटल एनुअल फी होती है जो आपसे लिया जाता है आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए। अब कहने को तो ये एक एनुअल फी होती है, लेकिन अगर यहाँ पर वो लोग जो वीडियो देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे स्पेशली मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि एक्सपेंस रेशियो का कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है और डेली बेसिस पर वो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिडक्ट भी होते हैं। जी हाँ, मान के चलिए आपने जनवरी के महीने में 5,000 रुपए का किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो उस वक्त उसका एक्सपेंस रेशियो 1% है। तो 5,000 का 1% यानी 50 रुपए हमारी एनुअल एक्सपेंस रेशियो हुई। लेकिन फिर इस 50 रुपए को डिवाइडेड बाई 365 किया जाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो 50 डिवाइडेड बाई 365 0.13 रुपीज, और यही वो अमाउंट है जो कि आपको उस दिन डिडक्ट की जाएगी जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 का है। अब फास्ट फॉरवर्ड आगे मान के चलिए दिसंबर में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो करके 6,000 हो गया। तो 6,000 का 1% यानी 60 रुपीज अगेन डिवाइडेड बाई 365 0.16 रुपीज उस दिन का एक्सपेंस रेशियो है जो कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से डिडक्ट किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? डेली बेसिस पर एक्सपेंस रेशियो क्यों डिडक्ट होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान के चलिए किसी ने 1 जनवरी को कोई इन्वेस्टमेंट की हो और वो दिसंबर से पहले ही नवंबर एंड मंथ में ही अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर ले, तो इन दैट केस उसके ऊपर पूरे 1 साल का एक्सपेंस रेशियो लगाना सही नहीं है। जितने भी दिन वो पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहा है उसका डेली एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट होता है एंड उसके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में से डिडक्ट होता है। अब ये एक बहुत ही की पैरामीटर है जिसका हमें ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए। आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क मेजर्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, इसके ऊपर भी हम एक चैप्टर में बात करेंगे जो कि एंड ऑफ द सीरीज में आएगी। फिलहाल अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मान के चलिए आप किसी कैटेगरीज में 5 फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो आपको सही लग रहे हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करने का देख सकते हैं। तो इन दैट केस उन 5 में उनको प्रेफर करना बेटर है जिनका एक्सपेंस रेशियो सबसे लोअर साइड में है। इसके बाद द नेक्स्ट पैरामीटर वी नीड टू नो इज स्टैंप ड्यूटी चार्जेस। तो सपोज करिए कि आप 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी डेट को, तो गवर्नमेंट आपसे 0.005% ऑफ दैट 5,000 जो कि 25 पैसे होते हैं उतने की स्टैंप ड्यूटी चार्जेस आपसे लेती है। और ये ऑलमोस्ट किसी भी तरीके के सिक्योरिटीज में जब भी हम कोई डील करते हैं, कुछ बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो स्टैंप ड्यूटी चार्जेस लगते हैं। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड इट इज 0.005%। अभी आपने अपने साइड से 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होगी वो 25 पैसे को डिडक्ट करके 4,999.75 रुपीज होगी। ध्यान रखिए ये स्टैंप ड्यूटी चार्जेस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो से अलग है क्योंकि ये स्टैंप ड्यूटी चार्जेस गवर्नमेंट को पे होते हैं। द नेक्स्ट पैरामीटर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था, म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स को खरीदती है, इसके बदले में हमें कुछ यूनिट्स एलोकेट करते हैं एंड उसी यूनिट्स का कैलकुलेशन NAV यानी नेट एसेट वैल्यू के बेसिस पर किया जाता है। NAV की कैलकुलेशन की बात करें
तो इसमें जो म्यूचुअल फंड हाउस का टोटल एसेट वैल्यू है, इंक्लूडिंग द कैश, जितने कि उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, कहीं और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, जितनी उनकी टोटल वैल्यू है माइनस जितने भी उनके पास लायबिलिटीज हैं, यानी जो भी एक्सपेंस वो कर रहे हैं उस एसेट्स को मैनेज करने के लिए। इसमें म्यूचुअल फंड हाउस का ऑपरेशन, फंड मैनेजर की फी, इवन हमारा एक्सपेंस रेशियो भी एज ए लायबिलिटी ही काउंट होता है। सो टोटल एसेट वैल्यू माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो कि म्यूचुअल फंड हाउस द्वारा परचेज किया गया है, जो फाइनल वैल्यू निकल करके आती है वही उसकी एनएवी या नेट एसेट वैल्यू होती है। अब सपोज किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 है एंड हम उसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी आपको 50 यूनिट मिलेंगे अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 5,000। म्यूचुअल फंड हाउस भी डेली बेसिस पर आपके पैसों को मैनेज कर रही है, डेली बेसिस पर शेयर्स की खरीद और बिक्री भी होती है, तो इसका मतलब डेली बेसिस पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के काउंट भी बढ़ते घटते रहेंगे एंड इसलिए डेली बेसिस पर एनएवी की वैल्यू भी कैलकुलेट होती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं उस दिन के। गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टेक्निकल पैरामीटर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी बताता है। वॉलेटिलिटी यानी सिंपल साधारण शब्दों में उतार चढ़ाव। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें यह पता चलता है किसी भी म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज या फिर अपने खुद के हिस्टोरिक एवरेज के अकॉर्डिंग कितनी वॉलेटिलिटी से रिटर्न्स दिए हैं। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, और जितना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी रिस्क भी उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि हाई वॉलेटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड्स में ऐसा हो सकता है कि एक साल आपको 20% का रिटर्न मिले तो अगले साल आपको 7%, 6% या फिर निगेटिव में भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल पैरामीटर इज बीटा। बीटा पैरामीटर को हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को उसके म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बेंचमार्क से कंपेयर करने के लिए, मेनली फॉर द रिस्क प्रोफाइल। बीटा हमें यह बताता है कि उस कैटेगरी के बेंचमार्क के रिलेटिव में हमारा म्यूचुअल फंड कितना ज्यादा रिस्की है। कितना नॉर्मली अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है दैट मीन्स वो म्यूचुअल फंड लेस रिस्की है, और 1 से ज्यादा होने का मतलब वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिस्की है। यहाँ पर बार बार मैं बेंचमार्क वर्ड का यूज कर रहा हूँ जस्ट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी। सपोज आप किसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को देख रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है लार्ज कैप कैटेगरी में एक ही म्यूचुअल फंड है, तो जितने भी म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरीज में आ रहे हैं उनकी जो एवरेज आ रही है उसे ही हम बेंचमार्क कह रहे हैं फॉर लार्ज कैप कैटेगरी। ऐसे ही डिफरेंट सेपरेट कैटेगरीज के लिए उनके बेंचमार्क्स होते हैं, और अपने म्यूचुअल फंड को बेंचमार्क से कंपेयर करके हमें यह अंदाजा लगता है कि ऑन एन एवरेज बाकी के म्यूचुअल फंड्स उस कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमारा म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट टेक्निकल पैरामीटर वी हैव इज शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो से हमें पता चलता है कि जितना भी रिस्क उस म्यूचुअल फंड ने लिया है पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न्स अर्न करके दिया है। यानी इन सिंपल शार्पे रेशियो से हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बारे में पता चलता है। इसकी कैलकुलेशन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क से हायर साइड में रिटर्न्स दिए हैं तो उसे भी कंसीडर करेंगे, और अगर लोअर रिटर्न्स दिए हैं तो उसे भी कंसीडर करेंगे। जितना ज्यादा शार्पे रेशियो रहेगा उसका मतलब पर यूनिट रिस्क जितना लिया गया है उसके कंपैरिजन में आपको उतना ही ज्यादा रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। नाउ जहां पर शार्पे रेशियो में हायर साइड ऑफ वॉलेटिलिटी एंड लोअर साइड ऑफ वॉलेटिलिटी दोनों को कंसीडर किया जाता है, वहीं पर नेक्स्ट टेक्निकल पैरामीटर शॉर्टिनो रेशियो में हम सिर्फ लोअर साइड ऑफ वॉलेटिलिटी या डाउन साइड रिस्क को ही कंसीडर करते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब कोई फंड अपने बेंचमार्क से निगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, वो जो रिटर्न्स है वो कितना ज्यादा रिस्क लेकर वो दे रहे हैं। नाउ लाइक शार्पे रेशियो एज वेल, शॉर्टिनो रेशियो भी जितना ज्यादा होगा उतना ही वो म्यूचुअल फंड बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड नाउ द लास्ट टेक्निकल पैरामीटर ऑफ दिस चैप्टर, अल्फा रेशियो। अल्फा रेशियो से हमें पता चलता है कि एज कंपेयर टू बेंचमार्क कितना ज्यादा एक्सेस रिटर्न्स वो म्यूचुअल फंड हमें अर्न करके दे रहा। अल्फा प्राइमरली बेंचमार्क के अगेंस्ट में आपके म्यूचुअल फंड ने कितना बेटर परफॉर्म किया है उसका ही मेजरमेंट देता है। जितना ज्यादा अल्फा रहेगा यानी कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को उतने ज्यादा मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि पैसिव फंड्स यानी अगर हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो उसमें तो म्यूचुअल फंड खुद बेंचमार्क को यानी इंडेक्स को ही कॉपी करने का ट्राई करता है। इन दैट केस, इन केस ऑफ पैसिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स, अल्फा रेशियो की कोई खास वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये थे वो कुछ की टेक्निकल पैरामीटर्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जो कि आपको जानने जरूरी है। इनको समझने से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एक अच्छी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। जो इस सीरीज के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि बाकी के चैप्टर्स को भी जा करके देखें। इतने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स, फंडामेंटल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन मेन मुद्दे की बात रिटर्न्स की। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स के बारे में,
जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। कौन से रिटर्न्स पे हमें फोकस करना चाहिए, किसको कंसीडर करना चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप फॉलोइंग योर फिन बडी।